बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट था। आज हम इस एक्सरसाइज का 4.3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुका है। पेज नंबर 218 पे है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो हमें कंडीशन दी है, अगर हम उनकी वर्डिंग पे गौर कर लें तो समझ आओ, हमें बहुत आसानी से समझ आनी है बेटा। इसमें क्या 26 में फाइंड आउट करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनकी इक्वेशंस निकालनी है। किस तरह की पैरेलल लाइन है बेटा? परपेंडिकुलर टू, जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? 2x माइनस 1y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद सच दैट, ये सेकेंड है बेटा, कि ये लाइंस ऐसी होंगी जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। थर्ड में हमें क्या कहा जा रहा है? सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट बेटा? प्रोडक्ट ऑफ each x and y intercept, x intercept and y intercept of each is 3। इनके x और y का इंटरसेप्ट जब करोगे तो आपके पास इनका प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगा? 3 आएगा। आप थोड़ा सा अगर नोट करो इस बात को, हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन डिस्कस कर चुके हैं। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पूछा जाए वर्ड कहीं पे पैरेलल का या परपेंडिकुलर का, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि हमें स्लोप के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही कंडीशन यूज़ होगी। हमें ये कहा जा रहा है ऐसी लाइंस निकालो, वो दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होंगी, लेकिन वो ऐसी लाइन होंगी जो गिवन लाइन के ऊपर क्या होंगी? परपेंडिकुलर। और वो लाइन कुछ इस तरह की फॉर्म की होगी जिसमें आपको x इंटरसेप्ट भी मिलेगा और y इंटरसेप्ट भी मिलेगा सॉल्यूशन में। अब देखो बेटा, हमें इतना अंदाजा तो हो गया कि अगर गिवन और रिक्वायर्ड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो अंडरस्टूड है, माइंड में आ जाना चाहिए उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? -1। लेकिन कैसे निकालेंगे? वो किस तरह की लाइन होगी? सारी स्टेटमेंट बेटा, स्टेटमेंट में कोई कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप लोग इससे पीछे लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो तो देखो हमें सॉल्यूशन में गिवन लाइन किसकी इक्वल नजर आ रही है? 2x माइनस का 1y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल होगी? माइनस में a ओवर b। a कहाँ पे होता है? x का कोफिशिएंट जो 2 है। b कहाँ पे होता है? y का कोफिशिएंट जो -1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2। स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमें फाइंड आउट हो गई, जो किसके इक्वल है? 2 के। हमें कहा गया कि आपके पास एक ऐसी लाइन होगी, बल्कि ऐसी लाइंस आएंगी, 2 लाइंस जो इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। तो वर्ड परपेंडिकुलर या पैरेलल आ जाए तो हम वहां से अंदाजा लगा लेते हैं यहाँ पे स्लोप की डिस्कशन हो रही है, तभी मैंने इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर ली। अगली बात उसने बताई कि वो ऐसी लाइंस होंगी जिनमें आपको x इंटरसेप्ट भी नजर आएगा और दूसरा y इंटरसेप्ट भी नजर आएगा, और इन दोनों के इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा? 3 के इक्वल होगा। तो हम कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड लाइंस आर। वो किस तरह की लाइंस हैं? वो इस तरह की लाइंस हैं जो क्या है बेटा? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। हमने यही लाइन ही क्यों सिलेक्ट की? अगेन देखो बेटा, हमें क्या बताया गया? सच दैट प्रोडक्ट ऑफ x इंटरसेप्ट। हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइंस में, जब मैंने डिस्कस किया कि जब आपको इंटरसेप्ट कहा जाए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कहा जाए, तो आप वहां से ही देख लीजिएगा कि x के नीचे जो a होता है
उसको एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है, y के नीचे जो b होता है उसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है। ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। कंडीशन में खुद ही दे दिया गया कि वो ऐसी लाइन है जिनका x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट करने से आंसर क्या आता है, 3k इक्वल आता है। लेकिन वो लाइंस इस गिवन लाइन के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब परपेंडिकुलर के लिए तो हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन के लिए जरा देखिएगा, यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या होता है a जो नॉन जीरो होता है बेटा, y इंटरसेप्ट क्या होता है b जो नॉन जीरो होता है। नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हम क्यों स्लोप निकाल रहे हैं मैंने आपको बता दिया बेटा, जैसे ही हमें पता चला कि ये ऐसी लाइंस होंगी जो इस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आएंगी, तो अंडरस्टूड हो गया कि वहां पे स्लोप का यूज होगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू माइनस में a ओवर b की बजाय मैं यहां पे लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x और y के कोफिशिएंट होंगे। अब अगर रिक्वायर्ड लाइन में देखो x का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, 1 ओवर a, ऐसा है या नहीं। कोफिशिएंट मीन बेटा वेरिएबल x के साथ कौन सी वैल्यू है, 1 ओवर a। वेरिएबल y के साथ कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, 1 ओवर b। हम इसके हवाले से पढ़ चुके हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b डिवाइडेड बाय a। इसके आगे नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, गिवन में हमें क्या कहा गया, गिवन दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। m1 किसको कहेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, m2 क्या होगी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। मीन हम कहेंगे 2 इंटू माइनस बी ओवर a, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल लिखा, इक्वल टू -1। यहां से आपके पास कंडीशन क्या है, देखो ये a डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई होगा, -2b इज इक्वल टू -a, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2b। ये आपके पास बेटा कंडीशन आ गई जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें यहां से a और b का आंसर पता चल जाए तो वो रिक्वायर्ड लाइन जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड हमें क्या कहा गया, हमें गिवन दिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ ईच x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, आल्सो गिवन, क्या गिवन दिया है, x इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय y इंटरसेप्ट, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 3। यही कहा गया ना, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच x इंटरसेप्ट जिसको a कहा जाता है, y इंटरसेप्ट जिसको b कहा जाता है, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है, 3। तो हम x इंटरसेप्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, a, y इंटरसेप्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 3। अब हमें दूसरी इक्वेशन भी तो नजर आ रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर लें, पुट फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से पुट कर लें a इज इक्वल टू 2b। यहाँ पे a की जगह पे जब आप 2b पुट करोगे तो 2b मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो यहाँ से b का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 डिवाइड b इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। हमें a भी चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ a सिर्फ b चाहिए होता है, तो आप स्क्वायर रूट जब करोगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाय 2। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब स्क्वायर रूट हमें डिवाइड की फॉर्म में मिले तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। आप कहो कि स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, या स्क्वायर रूट के अंदर ही हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 6 और नीचे आ जाएगा 4, तो b हमें क्या मिला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। b का आंसर मिल गया। इस b को हमें जो आसान इक्वेशन नजर आ रही है, इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास a का आंसर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कैंसिल। यहाँ से b का आंसर हमें क्या मिला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। a और b दोनों मिल गए। जब a और b दोनों मिल गए तो इन दोनों की वैल्यू को जब हम इकट्ठा पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो फॉर्म मिल जाएगी, वो इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब 2 कैसे बनी, एक प्लस के साथ और दूसरी माइनस के साथ, 2 लाइंस मिल जाएंगी,
ऐसी लाइंस होंगी जिनमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी है और उनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। अभी अगेन मैं रिपीट करके आपको बेटा इसके एंड फॉर्म बताता हूँ। हमें क्या कहा गया, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ऐसी इक्वेशन होंगी दो पैरेलल लाइंस की, किस फॉर्म में, जो परपेंडिकुलर होंगी इस लाइन के ऊपर। अब वर्ड परपेंडिकुलर आ गया तो अंडरस्टूड हो गया हमारे माइंड में कि इनकी स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। वो ऐसी लाइंस होंगी जो इस पे परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन उन लाइन में एक्स और वाई के इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी, उन फॉर्म के एक्स और वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो जैसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म आए या ये आपको वर्ड लिखा नजर आए, प्रोडक्ट ऑफ ईच एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो आप फौरन बेटा समझिएगा कि इंटरसेप्ट जब वर्ड ही यूज हो जाए तो आप लोग समझिएगा कि एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी की फॉर्म में एक लाइन होगी। गिवन लाइन दी थी 2x - 1y + 3 = 0। स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस a ओवर b मीन a x का कोफिशिएंट b y का कोफिशिएंट। जब आपने डिवाइड किया तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन आ गई 2 के ऊपर। हमने कहा कि वो जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा उसी से पता चला वो रिक्वायर्ड लाइन कुछ इस फॉर्म में होगी जिसमें x और y इंटरसेप्ट आएगा। तो x और y इंटरसेप्ट सिर्फ इसी फॉर्म में आता है बेटा, x ओवर a प्लस y ओवर b = 1। x क्या होता है यहाँ पे, a क्या होता है x का इंटरसेप्ट, b क्या होता है y का इंटरसेप्ट जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। सो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x को छोड़ के बाकी x से जितनी भी वैल्यू होती है वो x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट y को छोड़ के बाकी सारा उसके साथ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y होगा। मीन इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम x को निकाल लें ना तो 1 ओवर a x का कोफिशिएंट, y को निकाल लें तो 1 ओवर b y का कोफिशिएंट। जब हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट की तो बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो -b ओवर a बनेगा। इनिशियल क्लासेस में ये हम सीख चुके हैं, ज़्यादा इसमें डिस्कस ही नहीं करना। अब बेटा दोनों की स्लोप हमें मिल गई, गिवन लाइन की 2 और रिक्वायर्ड लाइन की -b ओवर a। हमें ये कहा गया कि गिवन और रिक्वायर्ड लाइन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थी, तभी मैंने दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या लिया, -1। जब हमने इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिला a = 2b। जो हमने रिक्वायर्ड लाइन सिलेक्ट की उसमें हमें a और b दो कांस्टेंट नजर आए, x y तो लाइंस में होते ही हैं। अब इन a और b को कैसे फाइंड आउट किया जाए, a की क्वेश्चन मिल गई जो हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज की। सेकंड हम कहां से करेंगे, हमें गिवन दिया है कि x और y दोनों के इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 3 होगा। तो जब हमने इन दोनों का क्या किया, x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 किया, वहां से सेकंड इक्वेशन बनी। इसमें हमें बता a की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 2b। जब हमने 2b मल्टीप्लाई पुट किया, b इंटू b तो b स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, वहां से हमें b की वैल्यू मिली ±√3/2। इस b की वैल्यू में हमें स्क्वायर रूट डिवाइड में नजर आ रहा था, रैशनलाइज किया, जैसे ही रैशनलाइज किया 3 to the 6 2 to the 4 तो स्क्वायर रूट 6/2 हमें b का आंसर मिला। इस b को हमें नजर आ रहा है, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वहां से हमारे पास कैंसिल होके a का आंसर आएगा। a और b दोनों आ गए। अब लास्ट पे एंड पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। नाउ पुट a, b इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x ओवर a प्लस y ओवर b = 1। a की जगह पे क्या पुट होगा, देखिए उसकी वैल्यू क्या नजर आ रही है, ±√6। b की वैल्यू क्या नजर आ रही है, ±√6/2। ये क्या है, r रिक्वायर्ड लाइंस। ये दो लाइंस बन गई जिनको हम फाइंड आउट करना चाहते थे। अब ये 2 लाइंस कैसे हैं, एक +6 एक -6, ये मिलके 2 लाइंस बन जाएंगी जिनको हम देखेंगे वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। ये भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से अगर आप स्टडी करेंगे तो इनको समझने में आपको काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे, इस एक्सरसाइज के शुरू में मीन 4.3 के बिल्कुल ऑपोजिट आप देखें 214 पे, वहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हो जब आपको तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे। तो बेटा आपको देखो वहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर
P इंटू x1 y1, Q इंटू x2 y2, R इंटू x3 y3। इसी पेज पे आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे करके 4.3 के बिल्कुल ऑपोजिट लिखा नजर आ रहा होगा, वी हैव ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये डेल्टा यूज हो रहा बेटा, किसकी जरूरत है, 1/2 x1 y1 x2 y3 y2 x3 y3 1 1 1। इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखो क्रॉसली लिखी हुई है आपके पास। अगर ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर हो जाएं देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। फिर इसके नीचे नोट लिखा है कि इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ द साइन ऑफ द एरिया इज नेगेटिव देन इट इज टू बी ओमिटेड। अगर एरिया नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव साइन को खत्म कर दिया जाता है। ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 5 भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ जी स्टूडेंट्स। पेज नंबर 214 पे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या कंडीशन लिखी नजर आ रही है, फाइंड द एरिया ऑफ किसका एरिया निकालना है, ऑफ द रीजन, कौन सी रीजन है, बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। वो ट्राइंगल किस तरह की है हमारे पास, विद वर्टिसेस। उसके वर्टिसेस हमें क्या नजर आ रहे हैं, ए कोमा बी प्लस का सी, सेकंड में ए कोमा बी माइनस का सी, और थर्ड में हमें क्या नजर आ रहा है, माइनस ए कोमा सी। इसी एग्जाम्पल के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ पेज नंबर 214 पे कि जब हमें तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर मीन एक लाइन के ऊपर आ जाएं तो एरिया 0 हो जाता है। अगर एरिया का साइन नेगेटिव होगा तो हम उसको ओमिट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा बेटा, हमें ये कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द वर्टिसेस। कौन कौन से वर्टिसेस हैं, एक है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। हम लोग लिखेंगे कि वी नो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन a इंटू x1 y1 b इंटू x2 y2 और c इंटू x3 y3 आर गिवन। जब ये तीनों गिवन हो तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। सो यहाँ से हमारे पास ये एरिया क्या आ जाएगा, शुरू में बेटा सॉरी 1/2, उसके बाद ये सारी कंडीशन होगी 1/2 इंटू x1 y1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, a b प्लस का c, x2 y2 की जगह पे क्या लिखोगे, a b माइनस का c, x3 y3 की जगह पे क्या लिखोगे, a एंड c 1 1 एंड 1। आप लोग बेटा बुक में देखोगे तो इस एग्जाम्पल को पहले उसने क्या किया, रो कॉलम को प्लस माइनस करने के बाद सॉल्व किया। बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो हमने वेक्टर में या फर्स्ट ईयर में हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा 3/3, आप उसका यूज़ करो, या अब वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हम इससे पीछे पढ़ चुके हैं तो उसको ज़रा यूज़ करो तो आप लोग क्या कर लोगे, आसानी से इसका एरिया निकाल लोगे। एक्सपेंड फ्रॉम रो नंबर 1। या ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होगा कि बेटा एक्सपेंशन किस तरह से की जाती है, 1/2। जब हम a को कंसीडर करेंगे तो इसके आगे डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, कौन कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, b माइनस सी, c 1 एंड 1 सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट वैल्यू के बाहर प्लस, सेकेंड के बाहर साइन आता है माइनस का, b प्लस सी इंटू a माइनस a 1 एंड 1, थर्ड वैल्यू के बाहर साइन प्लस का 1, डिटर्मिनेंट किसको लिखा जाएगा, a माइनस a b माइनस सी एंड c। ये मूवमेंट बेटा आल स्टूडेंट को ही इसके हवाले से पता होगा, वेक्टर वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा नो इफेक्ट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस सी, सेकंड में माइनस इंटू बी प्लस का सी
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या a इंटू माइनस ए, थर्ड में प्लस 1 इंटू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a इंटू सी माइनस इंटू, जब ये माइनस ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस ए बी प्लस का ए बी। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या फॉर्म हासिल होगी 1/2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 2c माइनस इंटू बी प्लस का सी मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा 2a। थर्ड नंबर पे प्लस 1 इंटू ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा ए जब सी से होगा तो ए सी आएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। तो देखो यहाँ से आपके पास जो आंसर मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा 1/2 इंटू, जब a को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास ए बी माइनस 2ac, ये माइनस का साइन है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू लेकिन दोनों के साइन क्या होंगे चेंज, तो आपके पास क्या आएगा माइनस इंटू 2ab माइनस प्लस 2ac, लास्ट पे हमारे पास क्या होगा प्लस का a मल्टीप्लाई बाय b 1/2 इंटू ए बी माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ac और प्लस का a मल्टीप्लाई बाय b, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1/2 2ab माइनस का 4ac और माइनस का 2ab। देखिए ये माइनस का 2ab प्लस 2ab से कैंसिल, इसको देखें 2 से कैंसिल, तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसकी इक्वल आ गया माइनस 2a एंड c। अब देखो यहाँ पे हमने वर्डिंग पढ़ी कि हमें जब तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले का यूज़ करके पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर ये तीनों पॉइंट्स किसी खास लाइन के ऊपर आ जाएं, ये तीनों एक लाइन के ऊपर लाइज करें, कोलिनियर पॉइंट हो तो तब एरिया क्या हो जाता है 0 हो जाता है, एक बात। दूसरी बात हमने ये डिस्कस किया कि अगर इसका एरिया नेगेटिव आ जाए, हम पढ़ते हैं एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा 2a मल्टीप्लाई बाय c के इक्वल होगा। ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये फॉर्मूला लिखना लाजमी नहीं है लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए ताकि ये लिखते हुए तरतीब आपकी डिस्टर्ब ना हो। अगेन आपको कहा था एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन निकालो जो 3 वर्टेक्स से बाउंड की गई है, तो मैंने आपको पेज नंबर 214 पे ही 4.3 के बिल्कुल सामने जाके देखिएगा, वहाँ पे ये लिखा नज़र आ रहा होगा कि जब आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करते हो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, x1 y1 पहले वर्टेक्स को नेम दे दो, x2 y2 दूसरे का, x3 y3 थर्ड का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 8 1। इसको डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड करेंगे। बुक में देखिएगा वहाँ पे उन्होंने रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ किया, ज़रूरी नहीं है कि आप रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ करो, अपनी मर्जी से जिस तरह से बेटा इसको सॉल्व कर लो। हमने एक्सपेंड किया, एंड पे हमारा आंसर क्या आ गया नेगेटिव, लेकिन हम लोग बेटा ये जानते हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे एरिया नेगेटिव था, हमने तो पढ़ा कि एरिया हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसी वजह से हमने क्या कहा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा 2ac के इक्वल होगा। इसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, इसका आगे भी यूज़ होगा। हमें ये आएगा कि इफ़ पॉइंट a b c आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, एक लाइन के ऊपर हो, एक या पास कंकुरेंट हो, एक पॉइंट्स मीन कोलिनियर ये होते हैं बेटा, ये तीनों एक लाइन के ऊपर आ जाए a b c, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों a b c एक ही पॉइंट पे आ जाए एक जगह पे है, तो ये भी कोलिनियर है ना, एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो तब हमारा एरिया टोटल क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। मीन तब हम ये यूज़ करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ तक था बेटा, सिर्फ समझाने की हद तक, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। इसके साथ 1/2 तभी नहीं लिखा जाता, ये 2 डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई तो 0 ही बनेगा, वहाँ से हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।